हेलो गाइस। ये मैं ये लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ केंद्र राज्य संबंध वाला, ये मैं सेकंड बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी तो बीच में रोकना पड़ा था। चलो कोई नहीं, वैसे भी आपको क्या पता लगता। देखो, जो केंद्र राज्य संबंध हम पढ़ रहे हैं, पहली बात तो जो हमारे ये जो केंद्र राज्य संबंध है, ये कुछ भाग 11 में है और कुछ भाग 12 में है। जो वित्तीय संबंध है ना, जो फाइनेंशियल रिलेशन है केंद्र राज्य के, वो भाग 12 में है। और जो विधायी और कार्यकारी संबंध है वो भाग 11 में है। पहले हम विधायी संबंध पढ़ रहे हैं, है ना। और मैं आपको ये बता दूं, ये मैं लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग हम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, मतलब है ही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, पर ये बुक लक्ष्मीकांत सर ने यूपीएससी के अकॉर्डिंग लिख रखी है, तो हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। और ये आर्टिकल 245 से ले तक, सॉरी 245 से ले तक 255 तक है। और ना, केंद्र राज्य संबंधों को 4 भागों में मतलब इन्होंने डिवाइड कर रखा है हमारी सहूलियत के हिसाब से। पहली बात तो ये डिवाइड कर रखा है कि कौन से एरिया में कौन बंदा किसके कानून चलेंगे, एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज, टेरिटरी वाइज, है ना। फिर विषयों का बंटवारा कर रखा है कि कौन कौन बंदा किस पे कानून बनाएगा। फिर केंद्र और राज्यों में केंद्रीय, फिर राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, कि ऐसे कौन से राज्य के विषय हैं जिस पे संसद कानून बना सकती है ना। और फिर ये दे रखा है कि जो राज्य का विधान है उस पर केंद्र का कंट्रोल किस टाइप से है ना। अब पढ़ते हैं। पहले तो बहुत सिंपल है, वो तो कोई भी बता देगा कि जहाँ जो राज्य का एरिया है वहाँ राज्य बनाएगा, जो और पूरे देश के लिए एक राज्य जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य से वहाँ की राज्य सरकार बनाएगी, या फिर वहाँ की विधानसभा बनाएगी, और पूरे देश के लिए संसद बनाएगी, है ना। पर ना, यदि कि ना पर संविधान में ना संविधान में 5 जो तुम्हारा यूटी है, जिनमें आपको 5 यूटी, मैं आपको सिंपल से तरीका बताता हूँ। आप इनमें से उन यूटी को, टोटल हमारे यहाँ 8 यूटी हैं, आप उन यूटी को निकाल दो जिन यूटी में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जेएनके, पौंडीचेरी एंड दिल्ली, इनको आप निकाल दो। बाकी जो बची हुई 5 यूटी हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति, उनके लिए राष्ट्रपति लॉ, उनकी शांति समृद्धि के लिए राष्ट्रपति लॉ बना सकता है ना। ये है। तो क्या, अब हमने ये पढ़ लिया कि कहाँ पे कौन कौन बनाएगा। अब देखो, हमारा जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल आप सबको पता है। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, तो अगर आपको 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट करना है ना, तो आप पहली बात तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होगा। तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि विशेष बहुमत से होगा, स्पेशल मेजोरिटी से होगा। और स्पेशल मेजोरिटी में भी 7th शेड्यूल के अंदर अगर आपको करना है तो आपको उसको हाफ ऑफ द स्टेट से रेक्टिफाई कराना होगा। और अगर आपको आर्टिकल 368 में भी करना है तो भी आपको हाफ ऑफ द स्टेट से रेक्टिफाई कराना पड़ेगा। और एक बात मैं ये बता दूँ, अगर आपको केंद्र राज्यों के संबंध में, चाहे विधायी, चाहे कार्यकारी, चाहे वित्तीय, चाहे जीएसटी, अगर आपको किस में भी संबंध करना है तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट से रेक्टिफाई कराना होगा, है ना। अब आप ये ले लीजिए कि ना, जो संसद के पास जो विषय हैं जिन पर संसद कानून बना सकता है, वो पहले 97 थे, पर अब 98 है। जो राज्यों के पास विषय हैं वो पहले 66 थे, अब उनके पास 59 है। तो इससे पता लग रहा है कि राज्यों के विषय लेकर कुछ केंद्र को दिए गए हैं, राज्यों के विषय लेकर कुछ केंद्र को दिए गए हैं। ये बात अगर ये बात आती है कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत एक संघ है जिसमें केंद्र अधिक मजबूत है, तो आप इसमें ये उदाहरण दे सकते हो, है ना। और जो पहले समवर्ती सूची में विषय थे ना, वो पहले 47 थे, पर अब 52 हो चुके हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 5 सब्जेक्ट ऐसे थे कि जो राज्य सूची से लेकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए, है ना। 42 में हुआ था 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। पहले आप उसमें लिख लीजिए वन्य और वन्यजीव, है ना। वन हो गया और वन्यजीव हो गया, शिक्षा, नापतोल, और आपका न्याय का प्रशासन, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। और जीएसटी पे ये दोनों लोग कानून बना सकते हैं, जीएसटी पर। और अवशिष्ट शक्तियाँ हमारे देश में केंद्र को हैं, जो रेसिड्यू पावर है वो हमारे देश में केंद्र को हैं। और आप ये देखिए, जो हमने शक्तियों का बंटवारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है ना। हमारा शक्तियों का बंटवारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। पर जो अवशिष्ट शक्ति है ना, अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान वो हमने कनाडा से लिया है। कनाडा भी हमारी तरह ही संघ है। और जो समवर्ती सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है।
अगर मान लीजिए किसी जो संवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, पर अगर उस विषय पर केंद्र कानून बनाता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। परंतु इसका एक अपवाद है। अगर कोई राज्य ने राष्ट्रपति के लिए अपने 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 अधिनियम को रखा है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल ने उस अधिनियम को रखा है, या राज्यपाल को या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा है, और राष्ट्रपति उस अधिनियम को स्वीकृत कर देता है, तो राज्य का कानून भी प्रभावी हो सकता है। अब ऐसे पांच मामले सुन लो जहां पर संसद राज्य विषय पर कानून बनवा सकता है। आर्टिकल 249, अगर राज्यसभा कोई भी प्रावधान पारित कर दे कि ये राष्ट्र हित में है, तो अगर राज्यसभा कोई भी प्रावधान पारित कर दे कि ये राष्ट्र हित में है, तो वहाँ पर संसद कानून बना सकती है। परंतु जो वो प्रावधान पारित होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, है ना, और वो प्रावधान केवल 1 साल के लिए रहेगा, और उसे अनलिमिटेड टाइम तक एक साल करके बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उस दौरान उस विषय पर राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी। राज्य सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून बना सकती है, परंतु अगर दोनों के कानूनों का टकराव होगा तो केंद्र का कानून माना जाएगा। अब अनुच्छेद 250 सुन लो। ये आप सबको पता है कि हमारे आपातकाल के प्रावधान दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में 352 के तहत लगाया जाता है। उसमें नहीं लिख रखा कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल उस आर्टिकल में नहीं लिख रखा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगती है तो केंद्र राज्य के विषय पर कानून बना सकता है। लेकिन ये लिख रखा है आर्टिकल 250 में लिख रखा है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, परंतु राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाया गया कानून केवल 6 माह तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब अनुच्छेद 252 के तहत लिख लो, अगर कोई भी 2 राज्य है ना, कोई भी 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए बोले तो संसद उसी विषय पर कानून बना सकती है, परंतु जो संसद ने वो कानून बनाया है वो केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन राज्यों ने बोला है। और उस कानून में और अगर दूसरा राज्य चाहे तो उसे अपने यहाँ लागू कर सकता है, परंतु उस कानून में संशोधन या पुनर्विचार का अधिकार केवल संसद को होगा, संबंधित राज्यों का नहीं होगा। इसका उदाहरण सुन लीजिए आप, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ना, WPA। इसके अधीन अब हम अपने इन्वायरमेंट को रिकॉल कर लेते हैं। जो इसके अंडर हमने कौन कौन सी अथॉरिटी बना रखी है? 4 अथॉरिटी हैं, है ना। पहली तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड जिसकी अध्यक्षता PM करता है। दूसरी है आपकी, और इसमें भी संशोधन हुआ था और इसे साइट्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है ना। इसमें अभी अमेंडमेंट हुआ था, इसे साइट्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और इसमें साइट्स के अकॉर्डिंग ऐसे बनाया गया है, आपको बताता हूँ मैं, कि पहले तो लिख रखा है शेड्यूल 1 ऐसे जानवर, बहुत इंपॉर्टेंट जानवर, फिर थोड़े कम इंपॉर्टेंट जानवर, फिर तीसरे में लिख रखा है फौना, और चौथे में लिख रखा है साइट्स। पहले तो हमारा वो हो गया, तो ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड जिसकी PM करता है, और जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर इसके वो होते हैं। फिर जू अथॉरिटी हो गई, फिर तुम्हारा NTCA हो गई, और एक तुम्हारी कौन सी अथॉरिटी है, दिमाग से निकल रही है, एक अथॉरिटी और है, चलो वो याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक अथॉरिटी और है जो इसके अंडर बन रखी है, NTCA ये हो गया। सॉरी गाइस, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, तो आपको आएगा तो पक्का मैं बताऊँगा। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड मुझे और रिकॉल करने दो। NTCA हो गया, जू अथॉरिटी हो गई, एनिमल वेलफेयर बोर्ड अभी याद आ गया। ये इसके अकॉर्डिंग बन रखा है, ये 4 चीज़ें इसके अकॉर्डिंग है, ये 4 अथॉरिटी। अब सुन लीजिए आप, अब हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, 249, 250 और 252, है ना। 249, 250 और 252। फिर आप 253 पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए कोई हमने अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है और हमें उसे लागू करना है, तो हम 253 के तहत उस समझौते को लागू करने के लिए कानून बना सकते हैं। अब 356 सुन लीजिए, राष्ट्रपति शासन। ये ऐसा कानून हमेशा चलेगा अगर कोई उसे वापस नहीं लेता या उसे परिवर्तित नहीं करता। जैसे 356 में आपको पता है राष्ट्रपति शासन है। अगर इस दौरान, जैसे हमने पढ़ा था, आर्टिकल 250 के तहत 352 राष्ट्रीय आपातकाल के तहत 250 में अगर हमने कोई कानून बनाया है
अगर अगर वो 6 महीने बाद, आपातकाल के 6 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, परंतु 356 के तहत अगर हमने कोई कानून बनाया है, वो जब तक उसे राज्य सरकार वापसी नहीं लेती या उसमें संशोधन नहीं करती, वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम पढ़ते हैं कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का कंट्रोल किस प्रकार है। राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए रख सकता है और राष्ट्रपति को उस पर वीटो का अधिकार है। राज्य सूची के कुछ विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही पेश किए जाएंगे। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिकार। और वित्तीय आपातकाल में केंद्र धन विधेयक पर कुछ भी निर्देश दे सकता है ना। ये हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ लिया, अब मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, आपको दोबारा रिकॉल करा देते हैं, है ना। आप पहला सुन लीजिए आप कि ना, पहली बात तो हमने पढ़ा कि कौन सा कहाँ कौन कानून बनाएगा। केंद्र राज्य अपने राज्य के लिए कानून बनाएगा, संसद पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। दूसरा हमने ये पढ़ा कि संविधान में राष्ट्रपति को कुछ पावर दे रखी हैं कि वो पाँच स्थानों पर पाँच यूटी में, जिन यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ के लिए कानून बना सकता है और उसका वहाँ के लिए एक नियम बना सकता है, कानून नहीं बना सकता, नियम बना सकता है शांति समृद्धि के लिए और वहाँ की सरकार को अच्छा बनाने के लिए कि ना। और वो जो नियम बनाएंगे वो पार्लियामेंट के अधिनियम के तहत जितने ही प्रभावी होंगे। फिर हमने पढ़ा शक्तियों का बंटवारा, जिसमें पढ़ा हमने अफसिक शक्ति वाली ताकत हमने कनाडा से ली है, समवर्ती वाली ऑस्ट्रेलिया से ली है। आप ये मान लीजिए मूलतः केंद्र सूची में 97 विषय थे, अब 98 हो चुके हैं। राज्य सूची में 66 थे या 59 हो चुके हैं। समवर्ती सूची में 47 थे या 53 हो चुके हैं। समझे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 5 विषय को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसमें पहला वन है, दूसरा वन्य जीव, तीसरा शिक्षा, चौथा तुम्हारा नापतोल और पांचवा आपका ये हो गया न्याय की एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े प्रावधान, एससी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, है ना। अब ये हो गया। फिर हमने उसके बाद हमने पढ़ा कि ना कि किन मामलों में कि अगर मान लो कि समवर्ती सूची पे केंद्र ने भी कानून बना दिया, राज्य नहीं बना दिया, तो किसकी चलेगी? केंद्र की चलेगी। परंतु इसका एक अपवाद है, यदि राज्य के बनाए गए कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, किसी राज्य के बनाए गए कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तो उसकी भी चल सकती है। तो वो कानून भी प्रभावी हो सकता है। अब हमने 5 ऐसे मैटर सुने जहाँ पर राज्यों के विषय पर संसद की वो है बदमाशी क्या, वो तो सही दे रखा है। पहले आप ये सुन लीजिए, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, 249 राष्ट्रीय हित वाला, 1 साल, विशेष बहुमत, अनलिमिटेड टाइम। 352 बना सकते हैं, ख़त्म हो जाएगा 6 महीने बाद। 252 अगर 2 या 2 से अधिक राज्य बोलें कि भाई हमारे लिए कानून बना दो प्लीज़, परंतु उस कानून में संशोधन या कुछ भी उस कानून में बदलाव करना होगा, वो केंद्र करेगा, राज्य नहीं करेगा, उसे कोई भी ले सकता है। फिर हमारा हो गया आपका ये 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के उसमें। फिर आपका 356 आपातकाल के दौरान, परंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाया गया कानून, अगर जब तक उसे कोई वापसी नहीं लेता या जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, वो चलता रहेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि नियंत्रण, जैसे राज्यपाल कुछ विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकता है और राष्ट्रपति को उस पर पूरा वीटो होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि राज्य विधानसभा में कुछ विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही पेश होंगे, जो व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक हैं, वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक पेश होंगे। और अगला होगा वित्त विधेयक। वित्तीय आपातकाल में केंद्र पर कुछ निर्देश दे सकता है ना। ये अब तक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध। ये भी भाग 11 में है। जैसे वो 245 से लेकर 255 तक थे, है ना, वैसे ही ये 255 से लेकर 263 तक है ना। अब शक्तियों का बंटवारा सुन लीजिए। राज्य सूची पर राज्य सरकार लागू करेगी, है ना, है ना। केंद्र सूची पर केंद्र वो लागू करेगी, समवर्ती सूची पर राज्य कार्यकारी लागू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राज्य सूची पर जो
राज्य सूची पर जो कानून लागू करेगी, राज्य सूची पर जो कानून को लागू करेगी वो राज्य सरकार, केंद्र सूची पे जो लागू करेगी वो केंद्र सरकार, और संवर्ती सूची पे जो कानून लागू करेगी वो भी राज्य सरकार, है ना। अब केंद्र एवं राज्य के दायित्व है, केंद्र एवं राज्य के दायित्व है। दो मामले में संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है। एक तो संसद के बनाए गए हर कानून को लागू करना राज्य सरकार का दायित्व है ना। और राज्य केंद्र सरकार की कार्यपालिका की शक्ति को बाधित नहीं कर सकती। देखो इसमें क्या बोल रखा है, दो मामलों में संविधान ने राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उस पर कंट्रोल दे रखा है। पहली बात तो आप संसद का बनाया हुआ कानून है, आप उसे लागू करोगे अपने यहाँ। दूसरी बात ये कि जो कि राज्य केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति तो बाधित नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 365 में ये बोल रखा है कि अगर कोई राज्य केंद्र के दिशा निर्देश का पालन नहीं करता तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और केंद्र निम्नलिखित मामलों में राज्य सरकार को केंद्र निम्नलिखित मामलों में राज्य सरकार को भी ये बोल सकता है कि भाई ये काम हमको करना ही पड़ेगा। पहला होगा संचार के साधन को बनाए रखना, उनके जैसे जो हमारे कम्युनिकेशन टावर होते हैं ना, संचार के साधन हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, और ये कम्युनिकेशन टावर, इनको बनाए रखना तथा उनका रखरखाव करना। रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की जो भाषाई अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना। 3 चीज़ हो गई। और चौथा चीज़ हमारी हो गई अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बनाए गए जनजाति के लोगों का कल्याण करे, है ना। और अगर इन निर्देशों का पालन नहीं होता तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन टावर, संचार के साधन को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना। रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना। जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में उपलब्ध कराना। और अनुसूचित जनजाति लोगों का कल्याण करना। अगर इन निर्देशों का पालन नहीं करती तो 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब सुन लीजिए, राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार के कुछ कार्य राज्य सरकार को दे सकती है। अगर राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से कुछ कार्य जो केंद्र सरकार के कार्य हैं वो राज्य सरकार को दे सकती है। इसी प्रकार एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति से उसके कार्य राज्यों में करा सकता है। वही जो राष्ट्रपति को पावर है वही उसको पावर है ना। देखो ऊपर वाले ऊपर वाले एक हमने पढ़ा कि अगर राज्यपाल बोले, राज्य सरकार केंद्र सरकार से कोई राज्य के काम बोल सकता है तो वो करा सकता है। और ऐसे ही हमने नीचे पढ़ा, ऐसे ही हमने उसके ऊपर पढ़ा कि राष्ट्रपति चाहे कि राज्य सरकार की सहमति से वो भी दे सकता है। परंतु आप ये बात देखिए, अगर राज्य किसी काम को करने के लिए सहमत नहीं है, राज्य बोलते कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे, तो अगर राष्ट्रपति बोले, अगर राष्ट्रपति को काम करने को बोले और राज्य सरकार बोले तो वो मना कर सकती है। परंतु अगर संसद उसको बात पास कर देती है और संसद सहमति देती है तो राज्य मना नहीं कर सकता। अब केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग सुन लीजिए। एक तो अनुच्छेद 252 के तहत अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे में केंद्र करेगा। 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषद का गठन करेगा। इसका गठन 1990 में किया गया था सरकारी आयोग की सिफारिशों के बाद। फिर अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री, और उसके कैबिनेट के 6 सदस्य, प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री होगा। फिर अखिल भारतीय सेवा, है ना। अगर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो राज्यसभा में प्रस्ताव के बाद ही किया जाएगा। पहला जो राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी नई अखिल भारतीय सेवा को गठन करने का, वो राज्यसभा विशेष बहुमत से करेगी। देन फिर लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से कर देंगे। जो BR अम्बेडकर थे वो भी अखिल भारतीय सेवाओं के पक्ष में थे। लोक सेवा आयोग, है ना। अब लोक सेवा आयोग सुन ली। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उसे हटाता राष्ट्रपति है। संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। इसके अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, वो सबको पता है, सारी ताकत राष्ट्रपति के पास होती है ना।
राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है उसको उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर उसे हटाता राष्ट्रपति है। आपातकालीन प्रावधान सुन लीजिए। अनुच्छेद 352 जब लगता है तो केंद्र राज्य को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 356 में राज्य की सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय नियंत्रण हो जाता है। अनुच्छेद 355 में अगर कुछ काम सौंपता है, पर अनुच्छेद 355 में संविधान केंद्र को भी कुछ काम सौंपता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना और यह देखना कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमने राज्य और केंद्र की कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा सुन लिया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एक बार हम देखो, राज्य सूची को कौन लागू करेगा? राज्य सरकार। केंद्र सूची को कौन लागू करेगा? केंद्र सरकार। समवर्ती सूची को कौन लागू करेगा? राज्य सरकार, है ना। केंद्र का दायित्व राज्य पर। संविधान ने कुछ 2 मामले बोल रखे हैं कि यहाँ पर राज्य को बात माननी पड़ेगी। एक तो राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उस पर प्रतिबंध लगा रहता है। एक तो आप जो केंद्र का कोई भी कानून है उसे अपने यहाँ लागू करोगे, और दूसरी बात ये कि आप केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति को बाधित नहीं करोगे। और संविधान ने 365 के तहत के तहत राज्यों की कुछ जिम्मेदारी दे रखी है कि अगर वो उनका पालन नहीं करता तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो पहला आप मान लीजिए संचार के साधनों को बनाए रखना और उनका रख रखाव करना। दूसरा है तुम्हारा रेलवे की संपत्ति। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना। चौथा है अनुसूचित जाति जनजातीय लोगों के लिए का कल्याण करना। अब ये सुन लीजिए, अगर राष्ट्रपति राज्य सरकार की अनुमति मतलब स्वीकृति के बाद कोई भी काम केंद्र का काम राज्य को सौंप सकता है, ऐसे ही राज्यपाल केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्य का कोई भी काम केंद्र को सौंप सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा कार्य है जिसको राष्ट्रपति सौंपने के बाद अगर वो नहीं कर रही है अगर राज्य के आपसे सहमति नहीं लेनी तो संसद पास कर दे, वो काम राज्य को करना ही पड़ेगा। अब आप इनके भी सहयोग सुन लीजिए। अनुच्छेद 252 के तहत अंतर्राज्यीय जो नदियां हैं उनका बंटवारा केंद्र करेगा। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करेगा, जो सरकारी आयोग के तहत किया गया था, जो भारतीय वन सेवाएं 1966 में बनी थी, ये है ना। अब जो अंतर्राज्यीय परिषद है, जो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसके साथ 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं और प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री होता है। फिर आप अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो इसके लिए पहले राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, देन लोकसभा और राज्यसभा फिर साधारण बहुमत से पारित करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर लोक सेवा के उसमें थे, वो अखिल भारतीय सेवा के सहयोग में थे। फिर लोकसभा आयोग के बारे में पढ़ते हैं। अगर लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो आपका अध्यक्ष की नियुक्ति तो ये करेगा राज्यपाल, परंतु उसे हटाएगा राष्ट्रपति। और संयुक्त अगर आपको कि 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना है तो आपका ये तो संसद बना देगा उसके सदस्यों की नियुक्ति, और उसे हटाना भी फिर राष्ट्रपति करेगा। एकीकृत न्यायपालिका, उसके बारे में हम सबको पता है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, उसे हटाएगा भी वही। और अब हम आपातकालीन प्रावधान सुन लीजिए। जो आपातकाल के प्रावधान है 352 के तहत उसको मानना पड़ेगा उसकी हर बात। 352 के तहत अगर 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्यों को हर बात माननी पड़ेगी। 356 के तहत सारी शक्तियाँ संसद के पास चली जाती है, राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। 360 में कुछ वित्तीय आपातकाल लगता है तो वित्तीय कंट्रोल हो जाता है। आप ये पढ़ लीजिए। फिर अब 355 केंद्र को संविधान ने कुछ काम सौंपे हैं। एक तो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से उसकी रक्षा करना राज्य की, और ये देखना कि राज्य संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब हम इनके वित्तीय संबंध पे आ गए। अब एक चीज़ पढ़ लो, कैट 3। जो कैट 3 है ना, ये लैंडिंग सिस्टम, ये एरोप्लेन का लैंडिंग सिस्टम है डूरिंग लो विजिबिलिटी टेक ऑफ। ये कैट 3 इसकी बहुत वो है। ये ओनली दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 रनवे पे अवेलेबल है। ये थोड़ा इससे अलग है, पर ये जहाँ पर जब करंट अफेयर में चल रहा था तो मैंने लिख लिया था ये। अब केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध पढ़ लो। ये भाग 12 में 368 से लेकर 293 तक है। GST इसमें लाते हैं। जो संघीय सूची में है ना, अब कर लगाने का अधिकार, संघीय सूची में 13 विषय हैं जिस पे कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है।
ये मान लीजिए राज्य सूची में 18 विषय हैं जिन पर केवल राज्य कर लगाएगा। जीएसटी पे दोनों लगा सकते हैं और अवशिष्ट सूची में कोई नहीं है। आप देखो ये देखने में कितना अजीब लगता है कि जो केंद्र के पास कर लगाने के विषय हैं वो कम है, पर केंद्र के पास ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, और राज्य के पास ज़्यादा है फिर भी उसके पास कम होता है। संविधान में ना राज्यों की जो कर लगाने की शक्ति है उस पे कुछ ना प्रतिबंध लगा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि राज्य जो प्रोफेशनल टैक्स लगाएगी वो 2,500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाएगी। खरीद बिक्री पर टैक्स लगा सकती है, परंतु उस पर 4 पाबंदियाँ हैं। आयात निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगा सकते, है ना। अंतर्राज्यीय व्यापार की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगा सकते। संसद द्वारा आयात निर्यात पर लगा सकते, और तुम्हारा अंतर्राज्यीय व्यापार पर नहीं लगा सकते। संसद द्वारा घोषित महत्वपूर्ण मामलों पर नहीं लगाया जा सकता। राज्य के बाहर किसी वस्तु पर खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। अब देख लीजिए आप, 4 मामलों पर प्रतिबंध है। आयात निर्यात पर लगा सकते, संसद ने महत्वपूर्ण मामला कर दिया तो नहीं लगा सकते, और तुम्हारा अंतर्राज्यीय व्यापार पर नहीं लगा सकते। जो राज्य के बाहर कोई वस्तु की खरीद बिक्री हो रही है उस पर नहीं लगा सकते आप। कृषि खनिज पर ये अफीम पे ये सब लोग लगाते हैं, लगा सकते हैं। अनुच्छेद 268 में बोल रखा है कि केंद्र वसूलेगा राज्य नहीं, केंद्र लगाएगा केंद्र, वसूलेगा राज्य, और खर्च भी राज्य करेगा। उदाहरण बीमा, शेयर, चेक और वादा और वो प्रोमिसरी नोट। फिर अनुच्छेद 259 में बात की गई है केंद्र को लगाना है, केंद्र को वसूलना है, पर खर्च राज्य करेगा। जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, समाचार पत्र को छोड़कर, है ना। फिर अनुच्छेद 269 में जीएसटी है, जिसमें जो अंतर्राज्यीय व्यापार पर किसी जीएसटी पे कर केंद्र लगाएगा, केंद्र वसूलेगा, पर खर्चेगा राज्य। 270 में बोल रखा है केंद्र द्वारा लगाएगा जिन पे केंद्र लगाएगा। संसद अभिसार कर सकती है, इसका बंटवारा नहीं होता। वही सेस या सरचार्ज दोनों इसमें आएंगे, बंटवारा नहीं होता। जीएसटी पर अभिभार नहीं हो सकता, आप जीएसटी पर नहीं लगा सकते। गैर कर राजस्व हो गए, वन हो गया, समय समाप्त होने के बाद उगाही, है ना। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध, राज्यों के लिए वित्तीय सहायता अनुदान, वैदिक अनुदान हो गया 275 के तहत, जिसे तुम्हारा वित्त आयोग की सिफारिश की बात करता है। और विवेक अनुदान हो गया 282 के तहत। अब जो विधिक अनुदान है, हर राज्य को बराबर देना आवश्यक नहीं है, ना ही हर राज्य को देना जरूरी है। यह केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। जहाँ जनजातियों के विकास के लिए अतिरिक्त कोष दिया जा सकता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। विवेकन अनुदान राज्य और यूटी दोनों को दे सकते हैं, इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है। अब वित्त मंत्रालय द्वारा सिफारिश की जाती है। जीएसटी काउंसिल नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान संसाधन जुटाने के लिए विशेष दर लगाया जा सकता है। वित्त आयोग 280 में एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। अर्धन्यायिक निकाय हर 5 साल बाद गठन करता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में सिफारिश दे सकता है। राज्य को कितना देना है ना। राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में सिफारिश कर सकता है कि राज्यों को कितना देना है। किन सिद्धांतों पर आधार पर केंद्र राज्य से संचित निधि से लेते हैं। राज्य वित्त आयोग को सलाह देता है कि वह कहाँ पैसा जुटाएं, और पंचायत और नगर पालिका के लिए राष्ट्रपति अगर वित्त आयोग को कोई कार्य करता है तो वो भी करेगा। कर्ज लेने पर संवैधानिक प्रावधान, भारत सरकार कहीं से भी कर ले सकती है। भारत की संचित निधि की गारंटी होगी, परंतु ऋण कितना लिया जाएगा इसका निर्धारण संसद करेगी। राज्य सरकार केवल 293 है ये। राज्य सरकार केवल देश के भीतर से ही कर ले सकती है, और वो राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, और कर कितना लेना है वो राज्य की विधानसभा करेगी। राज्य सरकार को केंद्र अपनी गारंटी पे लोन दिला सकती है। अब ये हमने देखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने राज्य और केंद्रों के वित्तीय संबंध भी पढ़ लिए। एक बार हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं,
है ना। भाग 12 में दे रखे हैं। पहले कैट 3 हम पढ़ चुके हैं, एरोप्लेन लैंडिंग से जुड़ा हुआ है, ये पूछ सकता है यूपीएससी, कोई भरोसा नहीं है। अब कर लगाने का अधिकार, संसद है वो 13 मामलों पर लगा सकती है, जो राज्य सरकार है वो 18 मामलों पर लगा सकती है। अब कुछ मामलों में ना, कुछ 4 मामलों में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने राज्यों की कर लगाने की शक्ति पे कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, तो प्रतिबंध लगा रखा है, 4 मामलों में लगा रखा है। पहला तो आपका हो गया 2,500 रुपये से ऊपर आप प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगाओगे, आप 2,500 रुपये से ऊपर कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगाओगे। दूसरा मामला आपका ये हो गया कि ना आयात निर्यात पे टैक्स नहीं लगाओगे। तीसरा मामला ये हो गया अंतर्राज्यीय व्यापार पे टैक्स नहीं लगाओगे। जो आपके राज्य के बाहर जो जो चीज़ बिक रही है, जो जिस चीज़ पर खरीद बिक्री हो रही है उस पर नहीं लगाओगे आप। ये सब इस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, है ना। अनुच्छेद 268 में कृषि पर राज्य सरकार कर लगाती है, अफीम पे लगाती है, खनिज पे लगाती है। अनुच्छेद 268 में ऐसे 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 करों के बारे में बता रखा है जिनको लगाएगा केंद्र, वसूलेगा राज्य और उसको खर्च भी राज्य कर लेगा। अनुच्छेद 269 में बता रखा है कि केंद्र को लगाना है, केंद्र वसूलेगा पर खर्च राज्य करेगा। जैसे अनुच्छेद 268 में बीमा मान लो, शेयर मान लो, चेक मान लो, वादा प्रोमिसरी नोट मान लो, और है ना। फिर आप 269 में जीएसटी मान लो, अंतर्राज्यीय परिषद है उस पर केंद्र लगाएगा और खर्च वो करेगा। फिर तुम्हारा